जितने वेयर एक्ट हैं उन सब की पढ़ाई के लिए आपका 1 महीने काफी है। की जो लैंग्वेज है थोड़ा हाँ। उसमें लीगल जार्गन्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, हाँ। कठिन होती है, समझ में नहीं आता है। हाँ। ये दिक्कत कैसे दूर करें कि वेयर एक्ट की भाषा और उसको वो समझ पाए? एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है कि आपने कितना अच्छा लिखा है, एग्जामिनर को केवल इससे मतलब है कि वो जानना चाहता है वो आपने लिखा है या नहीं लिखा। मर्डर 302 भी है, मर्डर 304 भी है, मर्डर 304 ए भी है, लेकिन अब वो कल्पेबल होमिसाइड क्यों है, वो मर्डर क्यों है, ये डाउरी डेथ क्यों है, ये सबका एक डेफिनेट एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेट डिफिनेशन है। इसको नमस्कार, मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ। आज हम लोग के लिए ये बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है कि फिर से एक बार हमें ऑनरेबल जज साहब के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आई रियली समटाइम्स फील ब्लेस्ड दैट व्हेनेवर आई रिक्वेस्ट हिम with open heart and folded hands, sir is always ready to share his time, knowledge and experience with us. He has a great erudition, scholarly aptitude and judicial wisdom. And in fact, he loves teaching, learning and guiding students preparing for judicial services. तो ये सर का एक अपना एक लगाव है, एक जुड़ाव है कि वो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, चाहे वो HJS हो, UP PCSJ हो, बिहार PCSJ हो, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज हो, किसी भी तरीके के अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनरेबल जज साहब बच्चों को गाइड करना, उनको मेंटोर करना, उनको बताना कि क्या करें क्या ना करें, क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उनको दूर किया जाए। इन्हीं सब आपके बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में आते हैं बतौर स्टूडेंट जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और मुझसे लगातार आप मिलते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, तो हमने आज ये सोचा कि हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से क्यों ना खुद ऑनरेबल जज साहब से पूछें जो आप हमसे पूछते हैं कि सर हम अपने तैयारियों में किन बातों का ध्यान रखें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला और आप हमारे बीच आए हमेशा की तरह। इसके लिए एंड टू से थैंक यू विल बी डिमीनिंग ऑफ एवरीथिंग। तो सर मैं थैंक यू नॉट फॉर मी, दैट इज माय इंस्टीट्यूशन, सो फॉर आई। सर मुझे याद है पिछली बार हम लोग की जो बातचीत हो रही थी उसमें आपने कहा था बेयर एक्ट जरूर पढ़ना चाहिए, वही आपकी तैयारी का गीता, बाइबल, कुरान है। जी जी। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको बेयर एक्ट के बारे में पता नहीं। अगर पता है तो ये मालूम नहीं कि कैसे पढ़ें, अगर मालूम है कैसे पढ़ें तो वो कहाँ से उसको नोट पॉइंट में बनाएं या कैसे उससे अपने कंपटीशन को तैयार करें, कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, थोड़ा आप अपना एप्टीट्यूड इस तरह से कीजिए जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं, कोई आप बुक पढ़ते हैं, रामायण पढ़ रहे हैं या गीता पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है जी, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है और इसका अंत कहाँ तक होता है जी। इसलिए सबसे पहले आप बेयर एक्ट को पूरा पढ़िए, आप उसको एप्रिसिएट करिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस चैप्टर से किस चैप्टर तक है जी। एक आप अब उसको आप एक राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए। इसमें चैप्टर 1 सब्जेक्ट ये है, चैप्टर 2 सब्जेक्ट ये है, चैप्टर 3 सब्जेक्ट ये है। अब आप देखिए चैप्टर 1 में जो सब्जेक्ट है उसमें कितने सेक्शंस हैं जी, वो सेक्शंस आप देखिए और पूरा आप सेक्शंस नोट कर लीजिए जी। अब इसके बाद एक एक सेक्शन, एक बात याद रखिए, लॉ नेवर रिपीट एनी डिफिनीशन, करेक्ट, एनी एक्सप्लेनेशन, और साहित्य की तरह से इसमें समास अलंकार नहीं होता है, जमक अलंकार नहीं होता, कोई नहीं होता। डिग्री मीन्स डिग्री, नथिंग एल्स। डिसमिसल मीन्स डिसमिसल, नथिंग एल्स। किडनैपिंग, अबडक्शन, ये देखिए सुनने में तो एक तरह से लगता है किसी को हम पकड़ के बांध लें, पकड़ के रख लें, वो किडनैपिंग हो गया या अबडक्शन हो गया, लेकिन किस माने में? मर्डर 302 भी है, मर्डर 304 भी है, मर्डर 304 ए भी है, लेकिन अब वो कल्पेबल होमिसाइड क्यों है, वो मर्डर क्यों है, ये डाउरी डेथ क्यों है, ये सबका एक डेफिनेट एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेट डिफिनेशन है। इसको आपको एप्रिसिएट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको केवल इतना ही नहीं देखना है कि किस सेक्शन में कौन सा प्रोविजन है, बल्कि आपको ये देखना है कि ये सेक्शन किसी प्रोविजन को कहां तक कवर कर रहा है। वेरी करेक्ट। ये सेक्शन रिलेटेड है या नहीं है जी। अगर रिलेटेड है तो आपको दोनों की रिलेशन को भी अप्रिशिएट करना है। मैं आप एक एग्जांपल दे रहा हूं,
जी देयर इज ए प्रोविजन इन अंडर अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड in which the magistrate has power to direct the police to lodge FIR जी and to proceed for investigation in a cognizable offense. बिल्कुल ठीक, That is contained under section 156. ठीक बात। Now 156 contains 3 clauses, 3 subsections. वन में पुलिस को पावर है, दूसरे में पुलिस को रिलेटिव पावर है और तीसरे में मजिस्ट्रेट को पावर दिया है 156(3). मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है जी कि अंडर विच सेक्शन द मजिस्ट्रेट हैज पावर टू डायरेक्ट पुलिस टू लॉज FIR एंड टू इन्वेस्टिगेट द एनी कॉग्निजेबल केस। ऑप्शन इज 157, 158, 155, 156। जी आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये 156 है। हाँ, बट इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड अंडर विच प्रोविजन द मजिस्ट्रेट हैज पावर टू डायरेक्ट पुलिस टू लॉज FIR, ऑप्शन क्या दिया 156(1), 156(2), 156(3) एंड नन एल्स। अब आपको देखना पड़ेगा कि 156(1) क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। इसका आपका मार्ड ऑफ स्टडी और इसलिए आपको हर सेक्शन के हर प्रोविजन को एप्रिशिएट करना है। यह तभी संभव होगा जब एक उपन्यास गीता बाइबल की तरह आप पूरे बेयर एक्ट की स्टडी कर लेंगे। जी देखिए, कभी भी अपने पढ़ने में टाइम की कंजूसी मत लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप दिन भर पढ़ते रहें। नो, दिन भर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बनाइए, आप जितने बेयर एक्ट हैं उन सब की पढ़ाई के लिए आपका 1 महीने काफी है। 1 महीने में आप उसको अप्रिशिएट कर लेंगे, पूरी तरह से पढ़ लेंगे, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। और जब आप पूरा अप्रिशिएट करें फिर आप लिस्ट वाइज कर लीजिए, सेक्शन दिस कंटेन दिस, सेक्शन दिस कंटेन दिस। और इस तरह से जब आप एक हैबिचुअल हो जाएंगे इसको करने के, आप खुद देखिएगा कि जहां पर एक एक्ट आपने इस तरह से अप्रिशिएट किया, आप सारे बेयर एक्ट्स को उसी तरह से अप्रिशिएट करें। बिल्कुल ठीक बात। अब एक दिक्कत सर, हमारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है थोड़ा उसमें लीगल जार्गन्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, कठिन होती है, समझ में नहीं आता है। ये दिक्कत कैसे दूर करें कि बेयर एक्ट की भाषा और उसको वो समझ पाए? आप जो है डिग्लॉट बेयर एक्ट लीजिए जी, हिंदी भी लीजिए और इंग्लिश भी लीजिए। जहां आपने एक बार इंग्लिश वर्जन पढ़ा और इसका हिंदी वर्जन पढ़ा जी, आप त्रिपाठी जी फिर कभी कंप्लेंट नहीं करें कि बेयर एक्ट बहुत कठिन है। क्या बात। क्योंकि फ्रेंड्स, ये मानकर चलिए कि जितना ही इंग्लिश आसान है, आई एम सॉरी टू से, मेरा कमेंट जो है, मैं हमेशा अपनी मदर भाषा अपनी हिंदी को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन ये हमारी ही गलती है कि हम उसके लिए जनरल वर्ड तलाशने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब जैसे आप किडनैपिंग, एब्डक्शन, कन्फाइनमेंट, अब अपहरण, व्यपहरण, मैं तो शब्दों में थोड़ा सा जो है एक अर्थ दिया है। अपहरण भी, अपहरण और भी अपहरण, व्यपहरण, दोनों एक ही फॉर्म है लेकिन अलग अलग फॉर्म है। तो आप एक बार इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए, एक बार हिंदी वर्जन पढ़ लीजिए, इसके बाद आप कंपेयर करेंगे तो खुद ही आपके बेयर एक्ट के जितने भी प्रोविजन हैं धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे। कारण उसमें ये है, देखिए हमारी कल्चर क्या है, हमारी जो क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक, जो हमारा ब्लड है, लिंग्विस्टिक ब्लड जिसको कहते हैं, वो क्या है, वी थिंक इन हिंदी। बिल्कुल सही बात। देन वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। यूं कहें कि हमारी जो भी मातृभाषा है, हाँ, हमारे शब्द चित्र तो उसी में बनते हैं, उसी में बनते हैं, तो उसी में है, उसमें बनते हैं। फिर हम अंग्रेजी को हम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और हमारे जो कुछ बेयर एक्ट्स हैं वो बनाए ही गए इंग्लिश माइंड से। जैसे इंडियन पिनल कोड पुराना है, एविडेंस एक्ट पुराना है, ये सब बनाए हैं। लेकिन लैंग्वेज उतना कठिन नहीं है, लैंग्वेज बहुत आसान है। आप उसको बस केवल इतना ही करिए कि इंग्लिश और हिंदी वर्जन से आप कंपेयर करके और उसके अपना माइंड सेटअप बना लीजिए। जैसे ही आप दोनों में कंठस्थ करेंगे, और याद रखिए जो हिंदी में मजबूत है वो अंग्रेजी में मजबूत है, बिल्कुल सही। जो जो हिंदी में कमजोर होता है वो हिंदी में भी गधा होता है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आज से, ये हमारे गुरु जी कहा करते थे, जो अंग्रेजी में गधा वो हिंदी में भी गधा है। आप हाई स्कूल इंग्लिश से पास हैं, हाई स्कूल मात्र, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और हिंदी से आप साहित्य रत्न हैं, मगर शुद्ध हिंदी कहने के बोलने के लिए कहा जाए तो बोलना मुश्किल हो जाएगा। और संस्कृत तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़े बड़े आचार्य वो संस्कृत में नहीं बोल पाते हैं। हमारी भाषा जो है वो कृष्ण भाषा है। यही वजह है कि जितना रामचरितमानस फेमस हुआ
उतना रामायण फेमस नहीं हुआ, ये लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि संस्कृत जनमानस की भाषा नहीं है, नहीं सुन। और हिंदी अवधि टूटी फूटी जो भाषा है, और इसलिए कभी संस्कृत लोकमानस की प्रचलित हाँ। और लोकप्रिय भाषा नहीं बन पाई। यही वजह है कि आज मानस जितना घर घर में जितना जो है फेमस, क्योंकि एक आम आदमी उसको पढ़ लेता है, समझ लेता है। और संस्कृत क्लिष्ट होती है, उसके तो ये जो है, मैंने तो पढ़ा है, कादम्बरी पढ़ा है कि उसके 50-50 और 60-60 पेज तक त्रिपाठी फुल स्टॉप ही नहीं आता, अलंकार पे अलंकार पर जोड़ के चले जा रहे हैं। देववाणी है, हाँ, हम लोग साधारण मनुष्य हैं। वो देववाणी है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमारा सजेशन यही है कि आप सबसे पहले बेयर एक्ट का डिग्लॉट एडिशन लीजिए, उसमें आप अंग्रेजी भी पढ़िए और हिंदी भी पढ़िए। जब इंग्लिश और हिंदी दोनों को आप कंपेयर करेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक बार बेयर एक्ट आपने इंग्लिश में पढ़ा, एक सेक्शन पढ़ा, आप उसको हिंदी पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। क्योंकि ऐसे क्यों अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब आपके साथ साथ हिंदी भी रहेगी, जो कि हमारी मातृभाषा है, उससे आप समझ लेंगे इस प्रोविजन का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है। फिर आप अपने दिमाग में उसका एक फ्रेमवर्क बना लीजिए। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन कुछ ऐसे मैटर हैं जिसमें आपको वो लीगल टर्म लेना ही पड़ेगा। एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है कि आपने कितना अच्छा लिखा है। एग्जामिनर को केवल इससे मतलब है कि वो जानना चाहता है वो आपने लिखा है या नहीं लिखा है। बस जो आपसे पूछा गया है वो लिखा गया नहीं लिखा गया। और दोस्तों एक बात आप बताएं, लॉ तो खैर सब्जेक्ट ही है, लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल वोकैबुलरी, लीगल ग्लॉसरी, यानी विधिक भाषा, विधिक शब्दकोश। लेकिन हर विषय में आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो विषय का शब्द है उसको अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप हैं, अगर वो साइंस है, अगर वो हिस्ट्री है, अगर वो ज्योग्राफी है, तो हर सब्जेक्ट की अपनी एक ग्लॉसरी होती है, एक शब्दकोश होता है। उस विषय का शब्दकोश आपको प्रयोग करना ही चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निश्चित रूप से आपको नंबर कम मिलेंगे। और बेस्ट ग्लॉसरी आपका बेयर एक्ट है, डिग्लॉट एडिशन। इसका मैं बता दूं आपसे कि कुछ दिन पहले, अभी आज से मैं 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हिंदी मीडियम से क्वालिफाई करने वालों की संख्या बहुत ही कम होती थी। जी। मुश्किल से 2, 4, 10 हो जाते थे। आज 40% है जो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, 40% है। तो आप हिंदी को भी कमजोर मत समझिए। आप अगर हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं, आप हिंदी मीडियम में तैयारी करिए। इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में तैयारी करिए। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार अपना ऑप्शन हिंदी बना लिया है तो फिर आप हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार अपना ऑप्शन इंग्लिश बना लिया है तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ नहीं कर सकते। या तो हिंदी होगी या तो इंग्लिश होगी, मीडियम अलग अलग होगा। लेकिन कुछ आवश्यकता है जहां पर आपको, अगर अंग्रेजी शब्द है तो अंग्रेजी शब्द देना पड़ेगा, हिंदी शब्द है तो हिंदी शब्द देना पड़ेगा। लेकिन आज भी मैं आपसे बता रहा हूं, इसमें बता रहा हूं कि आप जब प्रिपरेशन करें तो आप अपने दोनों लैंग्वेज को रख करके, सामने रख करके देखेंगे तो खुद ही आपकी इंग्लिश में एक्सप्रेशन करने की पावर बढ़ जाएगी। और देखिए, ये बात बताएं आपको, विशेषकर हमारी जो न्यायिक सेवा है, जुडिशियल सर्विसेज, आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के साधारण परिवारों से आए हुए बच्चों की बड़ी संख्या में न्यायिक सेवा में उन्होंने सफलता पाई। और ज्यादातर हम सब लोग भी कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे आज अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से जुडिशियल सर्विसेज में बहुत कामयाब हो रहे हैं, सिलेक्शन पा रहे हैं। इसलिए आपका मीडियम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस भी माध्यम में आप अपने को सहज और सरल अभिव्यक्त कर सकें उसको चुनिए। और इसलिए बेयर एक्ट, जैसा कि सर ने बताया, यहां से आपकी कंपटीशन की तैयारी शुरू होती है। और बेयर एक्ट भी समझिए कि आपका बेयर एक्ट का ही एक्सपेंशन टेक्स्ट बुक होता है, कुछ नहीं होता है जी। टेक्स्ट बुक में क्या, व्हाट आर कंटेंट्स इन टेक्स्ट बुक, बेयर एक्ट प्लस इंपॉर्टेंट रूलिंग्स, बस उसका एक्सप्लेनेशन, और उसका एक्सप्लेनेशन, यही आपका टेक्स्ट बुक है। तो आपका बेयर एक्ट खुद ही, आप कह सकते हैं कि बेयर एक्ट इज दी नर्सरी ऑफ द टेक्स्ट बुक। बिल्कुल, आप यूं समझ लें कि बेयर एक्ट जो है आपका प्योर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कि लॉ के रूप में फॉर्म हुआ है, कानून के रूप में। उसका जो मूल, उसका आत्मा है वो बेयर एक्ट है। और उसकी शरीर की संरचना, उसका विस्तार, उसकी व्याख्या
वो उसका एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक है।